ट्रेड एग्रीमेंट किया बिटवीन चाइना एंड ईरान। इसके लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब, जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, फार्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं, फार्मर कोर कमांडर पेशावर हैं। उनका बहुत वसी तजुर्बा है फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। वेलकम जी, वेलकम सर। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो एक 400 बिलियन का डॉलर का ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चाइना और ईरान हुआ है, इसको आप कितनी बड़ी विक्ट्री तस्लीम कर रहे हैं इस एशिया के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, इसको सबसे पहले तो हमें ईरान का पर्सपेक्टिव समझना चाहिए कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और ईरान के खिलाफ एक महाज बना हुआ है जो बिल्कुल नाजायज है। उनकी आज़ादी को सलफ करने के लिए और उनको अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए अमेरिका ने और मगरबी ममालिक ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और वो नहायत ही नाजायज किस्म की चीज़ है। इससे ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं दूसरे ममालिक, इजराइल और दूसरे मुल्क, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। तो बुनियादी तौर पर ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ये ईरान के लिए एक विक्ट्री है, क्योंकि उन्होंने की अपनी वैल्यू है जिसको मद्देनजर रखते हुए चीन ने उनसे ये 400 बिलियन का मुआहदा किया है, और ये वैल्यू जो है ये ईरान की बहैसियत मुल्क के है और खत्ते में उनके इन्फ्लुएंस की वजह से भी है। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा, टर्निंग पॉइंट है जनूबी एशिया की सियासत के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। राइट। और ये मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो हालात खराब हुए हैं उसके तनाजुर में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में अमेरिका को एक सेटबैक हुआ है जो चीन ने हिंदुस्तान के साथ किया है। तो क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और अमेरिका ने, आपने गौर किया होगा, जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान हुई है, झड़प हुई है, अमेरिका ने तो उस पर कमेंट करना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल सही बात। सो इसलिए ये एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चाइना का, और ये समझने की बात है। देखिए, अमेरिका 7 समंदर पार एक मुल्क है। चाइना और रूस इस रीजन में, इस खित्ते में मौजूद हैं, हमसाए हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए, ये 7 समंदर पार वालों का ज्यादा होना चाहिए, और जो बदनीयत भी है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में ये एशिया के लिए भी फतह है और ईरान के लिए तो है ही है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी खित्ते में एक अहम रोल अदा कर रहा है अफगान प्रोसेस के अंदर, जिसमें चाइना ने भी हिस्सा लिया है। और अगर ईरान को और चाइना के तल्लुकात इम्प्रूव होते हैं तो ये एक लार्जर कनेक्शन बनेगा जो पाकिस्तान, चीन और ईरान तीनों जो हैं ये एक सोच और एक मंजिल की तरफ चले। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, अगर हम देखते हैं सर, तो ये जो 23 मई 2016 को ये जो पहला एग्रीमेंट हुआ था जिसमें अशरफ गनी, हसन रूहानी और ये सरेंद्र मोदी जो है ये इन्होंने साइन किया था। अच्छा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में इंडिया ने ताख़ीर की। उसकी वजूहात ये थी कि इंडिया घबरा रहा था कि हम अगर ईरान के साथ हाथ मिलाएंगे तो इस वक्त वो हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के गोद में बैठा हुआ है, तो वो कह रहे थे कि कहीं हमारे बाबा जी हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो इस वक्त अगर देखते हैं कि क्या चाइना इस चीज़ का कैपेबल है, इन स्पाइट ऑफ अमेरिकन इस वक्त जो अगर सिक्योरिटी हिसाब से देखें, स्ट्रेटेजिक वार लेवल से देखें, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है बनस्पत चाइना के। तो चाइना इस वक्त अपने महाज जो है वो खुल के खेल रहा है। अगर ईरान के साथ वो हाथ मिला रहा है, जाके हिंदुस्तान को उसने कुचल के रख दिया, उसको जो है वो मट्टी में मिला दिया लद्दाख में, अगर आप देखें तो क्या चाइना अफोर्ड कर सकता है? और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये डॉलर में नहीं हुआ है, ये येन में हुआ है कि ये 25 साल जो ऑयल खरीदा जाएगा वो डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो क्या ये पावर शिफ्टिंग तो नहीं हो रही?
देखिए पावर शिफ्टिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आप गौर से देखें ना जी, तो चाइना ने अपने आप को पहले इकोनॉमिकली असर्ट किया है, अब तो मिलिटरीली भी वो असर्ट कर रहे हैं, और पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में वो अपना वजूद जो है तस्लीम करवा रहे हैं, और अमेरिका की या वेस्टर्न कंट्रीज की जो इजारादारी है उसको चैलेंज कर रहे हैं वो। और जहां तक ये जो है चाइनीज युआन में इसकी डील होने का, ये आज नहीं तो कल होना ही होना था, और अमेरिकन डॉलर को ये बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा कि अगर तेल की तजारत जो है वो अगर डॉलर में बंद हो गई और किसी और करेंसी में शुरू हो गई, तो ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। राइट। अगर हम अभी इस वक्त देखते हैं सर कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उन सब के साथ उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर हम ख़ुसूसन बात करें तो जनरल बाजवा ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेसी की, जिन्होंने ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि अफ़गानिस्तान में जाके उनके साथ जो छोटे मोटे इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व किया, फिर ईरान के साथ दोस्ती मिलाई। तो ये दोनों एक्शन जो हमारे बाजवा साहब के हैं, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए पाकिस्तान के जो एक्शन है ना वो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से है, और ये थ्रेट नहीं देखना चाहिए मेरे ख्याल में। हमें, मेरा व्यू इसमें है कि दूसरों को धमकाने की बजाय अपने आप को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और हुकूमत की पॉलिसीज जो है वो इसी के ऊपर गामजन है कि बजाय आप दूसरे को धक्का देते देते खुद खड्डे में गिर जाए, उससे बेहतर होता है आप अपने आप को मजबूत करें, जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। आज ही पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब ने बादशाह डैम का भी दौरा किया है, और वो भी एक इक़्तिसादी और सिक्योरिटी की एक नई मिसाल अभी कायम होगी इसके अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है, और ये जो सारी एक जो कहते हैं ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसी, जब तक ये तीनों पॉलिसीज इन सिंक ना हो या आपस में जो है मिल के ना चल रही हो, तो मुश्किल हो जाता है उसके डिविडेंड या उसके फायदे उठाने। राइट। अच्छा, हम देखते हैं सर कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो सरेंडर मोदी है उनके खिलाफ सख्त किस्म की कैंपेन चल रही है। उसको नरेंद्र मोदी से वो सरेंडर मोदी का नाम उन्होंने दे दिया है, और हर महाज पे उनकी जो है वो नाकामी हो रही है। अच्छा, जब वो उसकी हर महाज से नाकामी होती है तो वो उसके पास एक टूल है, वो यूज़ करता है अगेंस्ट पाकिस्तान। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लेते हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर आके कौवा मार लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि इस वक्त जो बुखलाया हुआ हिंदुस्तान है वो कोई ऐसा अटेम्प्ट करने जाएगा? जी बिल्कुल, इसकी तो जरूर चांसेस हैं, और ये हमेशा जो आदमी अफरा तफरी का शिकार हो या डेस्परेशन का शिकार हो, वो इसी किस्म के बगैर सोचे समझे हरकतें करते हैं। और मोदी साहब न सिर्फ बैरूनी पॉलिसीज में नुकसान उठा रहे हैं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी, अगर आपको पता हो भारत का इस दफा जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में जाएगी, जो प्रेडिक्शन की गई है। बिल्कुल। तो इसलिए कोई भी चीज उनके पास नहीं है अपने अवाम को दिखाने के लिए, या जो उन्होंने एक इमेज बनाया था ग्रेट इंडिया का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो सबको साबित करने के लिए अब उनके पास कुछ नहीं रह गया। नेपाल जैसे मुल्क में भी उनको दांत दिखाए हैं, और नेपाली पार्लियामेंट ने एक नक्शा पास किया है जिसमें बहुत से हिंदुस्तान के हिस्से जो हैं वो नेपाल में शामिल दिखाए गए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में मोदी साहब के जो कहते हैं हनीमून पीरियड या गोल्डन डेज खत्म हो गए। राइट। अच्छा सर, हम अभी एक चीज़ देखते हैं कि ये जो हमारे खिलाफ जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हम बात करें एफएटीएफ के, एफएटीएफ में हिंदुस्तान क्या करता है कि हिंदुस्तान डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बना लेता है। तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये लोग, जो रिसेंट टेररिज्म हुआ ख़ास तौर पे जो हमारे पास कराची में हुआ, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आई। फिर उनका एक एनालिस्ट है जो मेजर गौरव आर्या, उसने कहा, उसने एडमिट किया कि हाँ ये हमने किया, ये हमारे बंदे थे। उन्होंने टीवी पे बैठ के, इंडियन टीवी पे बैठ के कहा। फिर उनका एक एंकर था, उसने नाम बताए कि फलां 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 बलोच जो हैं वो हमारे साथ लिंक में हैं, हम इनसे राब्ते में हैं।
ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ FATF میں جاتے ہیں تو کوئی ایویڈنس لے کے جاتے ہیں. سپوز وہ حافظ سعید کے خلاف کوئی نہ کوئی FIR لاچ کر دیتے ہیں اپنے پاس. تو کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے، آپ فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، کہ ہم ان لوگوں کے خلاف جو ہندوستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی FIR کاٹیں، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس بنائیں، جو کل ہمارے ہمارے ریونیو کے منسٹر جاتے ہیں FATF کے میٹنگ میں تو وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ان دہشت گردوں کا لے کے جائیں وہاں پہ؟ دیکھیے یہ تو ڈاکومنٹری تو اب کیا ایویڈنس چاہیے. کلبھوشن یادو ہمارے پاس موجود ہے، وہ سرونگ آفیسر ہے انڈین نیوی کا، اور اس نے سب کچھ تسلیم کیا ہے، اس کا ثبوت موجود ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس دی ہیگ میں اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ثبوت تو بہت سارا موجود ہے اور ہم نے پیش بھی کیا ہے. دیکھنے کی بات ہے کہ آگے والے سننے کو تیار ہیں یا نہیں سننے کو تیار ہیں. اس میں بھارت سے زیادہ جو باقی لوگ ہیں وہاں پر وہ ان کی بدنیتی اس میں شامل ہے کہ وہ بھارت کی بات سننے کو تیار ہے یا اس کو وزن دینے کو تیار ہے. ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لارجر ایشو ہے، ایک ہندوستان کو اونچا دکھانے کا. پھر ہندوستان جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 1.2 بلین لوگوں کی مارکیٹ ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر $1 کا بھی کوئی سامان خریدے تو $1.2 بلین کا تو ایک دن میں ٹریڈ ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ. تو اس لیے لوگ اپنے جو ہے نا مفادات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو ثبوت ہے، جو میرے خیال میں اس سے واضح ثبوت تو ہسٹری میں کبھی نہیں ملا ہوگا کہ ایک ان یونیفارم آفیسر گرفتار ہوا ہو ایک ملک کی سرزمین کے اوپر دوسرے ملک سے آیا ہوا، اور وہ آن ریکارڈ ٹی وی پر اپنا تسلیم کر لے کہ اس نے پورے پاکستان میں، کراچی میں، بلوچستان میں دہشت گردی کروائی ہے. میرے خیال میں یہ ثبوت کا سوال نہیں ہے، یہ محفل کا سوال ہے کہ وہ محفل کیا سن کے تو کیا وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، میں آپ سے آخری سوال رکھوں گا کہ جس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ جو 400 بلین کا پروجیکٹ چائنا ایران میں کرنے جا رہا ہے، یہ تقریباً 628 کلومیٹر ایک ریلوے ٹریک ہے جس سے ڈیفینیٹلی ٹریڈ ہوگا افغانستان میں، ایران میں. یہ سی پیک پہ کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا اور پاکستان کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے یہ سی پیک کی ایکسپینشن کا جو ہے ثبوت ہوگا. اس سی پیک کے اندر افغانستان اور ایران بھی آ جائیں گے، اور سب سے بڑی جو ریلیشن شپ ہے آج کل کی دنیا میں وہ اکنامک ریلیشن شپ ہے. تو اگر چائنا، پاکستان، افغانستان اور ایران کا جو ہے اکنامک انٹرسٹ یا اقتصادی جو مفادات ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان تعلقات عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی نہایت ہی سازگار ہوں گے اور ایک دوسرے کے مفادات کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے. جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ سر.